बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंस्ट्रक्शन बजटिंग एंड एस्टिमेशन के बारे में लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज उसका जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में जो इस सब्जेक्ट में हम कंस्ट्रक्शन के का एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्वांटिटी सर्वे होता क्या है, ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर फर्स्ट की जो आउटलाइन है उसमें हम कवर अप करेंगे क्वांटिटी सर्वे, साइट प्लान, एस्टिमेशन और प्रोसीजर या मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग, और मेजरमेंट रूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है लेट्स स्टार्ट हम करते हैं, व्हाट इज क्वांटिटी सर्वे। तो क्वांटिटी सर्वे बेसिकली क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो बिल ऑफ क्वांटिटीज यानी को हम क्वांटिटी सर्वे कहते हैं। अब जो क्वांटिटी जो सर्वे होता है बेसिकली ये प्रोवाइड क्या करता है हमें, एक तो डिटेल जो है वो एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है। अ, एक तो हमें जो है वो प्रोवाइड करता है ये डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड और एस्टिमेशन ऑल पार्ट्स जो बिल्डिंग्स के होते हैं, मटेरियल्स के बारे में, और जो कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होती है उसके बारे में ये हमें में जो है वो बताता है क्वांटिटी सर्वे। उसके बाद जो ये क्वांटिटी सर्वे होता है, ये प्रोसेस होता है, ये प्रोफेशनल की तरफ से कैरीड आउट किया जाता है। तो ये इन प्रोफेशनल्स को हम क्वांटिटी जो होता है सर्वेयर कहते हैं। उसके बाद जो होता है ये सर्वेयर जो होता है मटेरियल क्वांटिटीज को एवेलुएट्स करता है, लेबर जो रिक्वायर्ड होती है उसको एस्टीमेट एवेलुएट्स करता है, ग्राउंड वर्क जो जितना नीडेड होता है उसको एवेलुएट करता है, और जो एट द लास्ट क्या होता है कि ओवरऑल टाइम फ्रेम जो होता है प्रोजेक्ट का उसको भी ये सर्वेयर जो होता है वो एवेलुएट करता है। तो उसके बाद जो होता है, इसके बाद कुछ अदर जो वेरिएबल्स होते हैं एक अच्छे एस्टीमेट कॉस्ट एनालिसिस के लिए वो कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं, एक टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट कॉस्ट एनालिसिस, उसके लिए एक कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट होती है, वो द पोटेंशियल रिस्क होता है, और मार्केट कंडीशंस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो चेक की जाती हैं। उसके बाद जब मेन पर्पस जो होता है क्वांटिटी सर्वे का वो क्या है, मेन पर्पस ये है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का की कॉस्ट एक्यूरेटली कॉस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करता है, ये क्वांटिटी सर्वे का पर्पस है। सेकंड है फैसिलिटेट बिडिंग और टेंडरिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है कि जब एस्टिमेट आ जाता है हम बिडिंग डॉक्यूमेंट या टेंडर फ्लोट कर सकते हैं और जो बिडर्स होते हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है उसको भी कंट्रोल करता है, और जो जितनी भी चेंजेस वगैरह होती हैं अगर ये क्वांटिटी सर्वे जो होता है उनको इजीली मैनेज करता है। उसके बाद जो है वो स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, यूज कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन जो स्पेसिफिकेशन होती हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं, एक तो किसी भी काम की नेचर और क्लास को डिस्क्राइब करती हैं। सेकंड जो वर्क किसी भी काम में मटेरियल यूज होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। और जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होता है उसकी जो होता है उसकी स्पेसिफिकेशन उसको जो होती है वो डिस्क्राइब करती हैं। जो किसी भी प्रोजेक्ट जो होता है उसकी कॉस्ट जो होती है मेनली जो डिपेंड करती है उसकी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करती है। कोई भी चीज़ हम मार्केट में भी परचेज करने जाते हैं तो ये स्पेसिफिकेशन टू स्पेसिफिकेशन वेरी करती हैं। तो स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि स्पेसिफिकेशन ना हो तो हम एक एक्यूरेट जो कॉस्ट एनालिसिस है वो नहीं जो होते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो पर्पस ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है, कि जो एक तो स्पेसिफिकेशन की मदद से किसी भी काम का जो यूनिट क्वांटिटी कॉस्ट है वो इजीली हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि किसी भी मटेरियल डिफरेंट मटेरियल्स और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्क्राइब इजीली जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी वर्क है वो जो होता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन जो होता है वो कैरी आउट किया जाता है, और जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को उसकी पेमेंट भी की जाती है। जो रेट ऑफ वर्क होता है वो स्पेसिफिकेशन की बेस पे ही जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। और जो टेंडर रेट होता है अगर स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स नहीं है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो ये जो होता है टेंडर ऑफ रेट विदाउट स्पेसिफिकेशन वो बेसलेस होता है, इनकम्प्लीट और होता है। अगर हम स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं, टेंडर फ्लोट कर देते हैं,
कहते हैं कल को हम एक चीज़ के एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि ये 10,000 में आएगी, लेकिन वो जो चीज़ हमारी नीड पूरी कर रही है वो मार्केट में ज़्यादा है। तो इसलिए स्पेसिफिकेशन चीज़ की मेंशन करना ज़रूरी है। तो अगर टेंडर विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क दे रहे हैं तो ये बेसलेस, इनकम्प्लीट और इनवैलिड है। और स्पेसिफिकेशन नेसेसरी है किसी भी इक्विपमेंट, टूल्स और प्लांट को जो होता है वो स्पेसिफाई करने के लिए। इसी तरह जो स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत है, नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये भी है कि किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद साइट प्लान बेसिकली क्या होता है, एक प्लॉट का प्लान होता है। तो प्लॉट जो होता है, प्लॉट का प्लान होता है इस ये लेआउट शो करता है प्रॉपर्टी का। तो ये दो चीज़ों पे जो होता है वो मुश्तमिल होता है। सबसे पहले लोकेशन ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं। लोकेशन ऑफ बिल्डिंग में आउटडोर फीचर यानी ड्राई वेज और वॉकवेज हम जो होते हैं वो ड्रा किए होते हैं। और लैंडस्केप एरियाज में क्या होता है, गार्डन, स्विमिंग पूल्स और वाटर ट्रीज, टेरेस एंड मोर। तो ये लोकेशन बिल्डिंग्स और शोर जो होता है करता है लैंडस्केप एरियाज यानी गार्डन। तो ये साइट प्लान, प्लॉट प्लान, इसको हम साइट प्लान कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरियाज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो हमारे पास आता है प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया बेसिकली क्या होता है, बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। तो कोई भी जो बिल्ट अप एरिया होता है किसी भी बिल्डिंग का फ्लोर लेवल तक, तो उसको हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। जैसे वॉल एरिया है, पोर्च, इंटरनल शाफ्ट है, लिफ्ट है, लिफ्ट का एरिया रूम है, मशीन रूम है, ये सारे जो एरियाज होते हैं ये इंक्लूड की जो होते हैं वो किए जाते हैं। इसी तरह कैंटिलीवर, पोर्च, एक्सटर्नल स्टेयर केस, टेरेस केस है। तो ये सारे जो प्लिंथ एरिया में कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया बेसिकली रूम का जो यूजेबल एरिया होता है कवर्ड एरिया ऑफ यूजेबल स्पेसेस ऑफ रूम एट एनी फ्लोर। तो ये जो एरिया होता है ये यानी कि बिटवीन वॉल्स के अंदर अंदर ये जो एरिया लिया जाता है इसको कारपेट एरिया कहते हैं। तो कारपेट एरिया में जो एरिया होता है, ये वॉल एरिया, वरांडा, ये एरिया जो होते हैं ये इंक्लूड नहीं होते रूम के अंदर। हम यानी कि वॉल टू वॉल इन साइड यानी जो एरिया लेते हैं रूम का सिर्फ वो ओपन एरिया है। जो फ्लोर एरिया होता है, प्लिंथ एरिया जो होता है बिल्ट अप एरिया और फिर बिल्डिंग मेजर एट फ्लोर लेवल, उसमें से वॉल एरिया जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास जो होता है फ्लोर एरिया आ जाता है। उसके बाद जो सेट बैक एरिया होता है ये मिनिमम ओपन स्पेस होती है रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग आर स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि सम म्यूनिसिपल रेगुलेशंस होते हैं, जैसे लाहौर में सोसाइटीज हैं तो उन्होंने बताया होता है कि भाई जो सड़क है उससे इतने पीछे आपने जो है वो अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है। और फिर जो आपने बाउंड्री वॉल से पीछे कमरा या रूम स्टार्ट करना है इतनी यानी कि 5 फुट या 4 फीट पीछे जगह छोड़नी है और आगे भी छोड़नी है। तो ये सेट बैक बैक एरिया होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर जो होते हैं वो रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको सेट और सर्कुलेशन एरिया होता है लास्ट पे। सर्कुलेशन एरिया होता है प्रोवाइड किया जाता है कि पीपल जो है बिल्डिंग के अंदर मूव कर सकते हैं बिटवीन बिल्डिंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट। तो ये 5 एरियाज हैं, प्लिंथ, कारपेट, फ्लोर एरिया, सेटबैक एरिया और सर्कुलेशन एरिया। उसके बाद जो होता है फ्लोर एरिया रेशियो होता है। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया ओवर ग्रास प्लॉट एरिया। तो ये फ्लोर एरिया रेशियो होती है। इसकी अभी हम एक जो है वो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर 4 स्टोरी बिल्डिंग है जिसका प्लॉट एरिया 5,000 मीटर स्क्वायर है और फ्लोर एरिया जो है वो क्या है 5 है। अब 500 जो है 1 स्टोरी का है फ्लोर एरिया, हमारे पास है 4 स्टोरी। तो अगर फ्लोर एरिया रेशियो निकालनी है तो 4 इंटू 500 करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल जो ग्रॉस प्लॉट एरिया है वो करेंगे। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000 किया तो 0.4 जो है फ्लोर एरिया रेशियो आ गई। तो इस तरह हम जो है वो फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन बेसिकली क्या है, एस्टिमेशन साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन करने से पहले उसका जो अप्रोक्सीमेट एक हम कॉस्ट फाइंड करते हैं किसी मेथड से, दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। तो एक साइंटिफिक मेथड है। ये इंक्लूड क्या करता है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट है और प्रॉफिट मार्जिन फॉर दी जनरल कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है मटेरियल आ जाता है,
लेबर आ जाती है, कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंट, यूटिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज या ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ चीजें मिलती हैं। इसमें लीगल फीसेस आ जाती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को हम यानी कि एडवर्टाइज करते हैं उसको सेल आउट करने के लिए या इस तरह की चीज़ें, यानी उसको रेंट पे देना है। तो उसके बाद ऑफिस सप्लाईज हैं। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन है फॉर द जनरल कंट्रैक्टर, जो 10 to जो होता है 20% जो होता है वो कंसीडर किया जाता है। जो पर्पज होता है कॉस्ट कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट का, वो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस करना होता है, जो हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं जब बिडिंग प्रोसेस होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन जो होता है प्रोजेक्ट्स के लिए। अब नीड एस्टिमेशन की क्यों है? तो एक तो वाई वी डू एस्टिमेशन के नीड इसकी क्या है? एक तो कॉस्ट ऑफ वर्क का पता चल जाता है, टाइम रिक्वायर्ड का पता चल जाता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। इनविटेशन टू टेंडर्स एंड कोटेशंस के लिए हम लेने के लिए एस्टिमेशन जो होती है उसकी नीड होती है। और कंट्रोल द एक्सपेंडिचर भी जो होता है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद प्रोसीजर जो मेथड है involves the preparation of detailed estimate है, जो calculation the rate of each unit of work वो calculate किया जाता है। preparing abstract of estimate है। उसके बाद जो डाटा रिक्वायर्ड होता है, हमें एस्टीमेट ड्राइंग्स होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेट्स होते हैं उसके। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं ड्राइंग आएंगे। अब ड्राइंग्स अगर प्रोवाइड नहीं की गई हैं, इफ द ड्राइंग्स आर नॉट क्लियर एंड विदाउट कंप्लीट डायमेंशन, द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन बिकम डिफिकल्ट। अगर ड्राइंग्स डायमेंशंस नहीं प्रोवाइड की गई हैं, क्लियर नहीं है, तो एस्टिमेट जो है वो डिफिकल्ट होता है। इसी तरह स्पेसिफिकेशन की दो टाइप्स हैं। एक तो जनरल स्पेसिफिकेशन है, जैसे नेचर है, क्वालिटी है, क्लास एंड वर्क है, मटेरियल्स है, इन जनरल टर्म्स है। और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है, वो डिस्क्रिप्शन द वेरियस आइटम्स ऑफ द वर्क, लेइंग डाउन द क्वांटिटीज क्वालिटीज ऑफ मटेरियल होता है, उसका प्रपोर्शन होता है, प्रेपरेशन मेथड होता है, वर्कमैनशिप और एग्जीक्यूशन वर्क। तो स्पेसिफिकेशन में जर्नल का वैसे होता है, नेचर, क्वालिटी, क्लास। और जो डिटेल स्पेसिफिकेशन में उसमें क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें जो होती हैं वो। लास्ट पे आता है रेट्स। तो रेट्स जो होते हैं वो यूनिट रेट होता है ईच एटम का। कुछ जो होता है कॉस्ट ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट होती है, लेबर्स होता है, अनस्किल्ड ऑफ मैसन्स, कारपेंटर्स, ये सारी जो होती हैं रेट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टेप्स अगर कंप्लीट एस्टीमेट की बात करें तो ये 4 आते हैं। लैंड कॉस्ट होती है, कॉन्टीजेंसी जो 3 to 5%, लीगल एक्सपेंसेस और कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉस्ट ऐड की जाती है। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड की अगर बात करें लैंड कॉस्ट की, सर्वे कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड, एग्जीक्यूशन ऑफ डीड और ब्रोकरेज अगर इन्वॉल्व होती है, यानी कि कितने परसेंट जो होती है वो ली जाती है। इसी तरह लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन फॉर्म, इंजीनियर फीस जो है वो काउंट की जाती है। उसके बाद लमसम, जो लमसम या पैटी आइटम्स वो कॉस्ट होती है जो अदर देन सिविल इंजीनियरिंग आइटम्स होती हैं। उसमें वाटर सप्लाई, सैनिटरी अरेंजमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है, आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एस्टेब्लिशमेंट यूनिट्स होता है जो हायर किया जाता है, उसकी सैलरीज वगैरह जो होती हैं वो पे की जाती हैं। तो उसके बाद आते हैं मेजरमेंट मेथड जो होते हैं, मेथड फॉर मटेरियल्स एंड वर्क। वो 4 मेथड है। सिंगल, लीनियर, एरिया, मेजरमेंट। अगर सिंगल यूनिट्स की बात करते हैं, डोर्स, विंडोज, हम नंबर्स में लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट फेंसिंग, हैंड रेल है, बैंड है। एरिया मेजर प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग, डीपीसी। वॉल्यूम मेजरमेंट्स में अर्थ वर्क आ जाता है, सीमेंट, कंक्रीट जो है ये चीजें आ जाती हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो वर्क यूज होता है, अर्थ वर्क है, सॉइलिंग है और पीपीसी है, और पॉइंटिंग है, प्लास्टरिंग है। तो इम्पोर्टेंट जो रूल्स होते हैं वो ये 3 रूल्स हैं। जो फिनिश्ड एटम ऑफ वर्क, मेजरमेंट सीक्वेंस होता है, और मेजरमेंट जो होती है वो टॉलरेंसेस होती हैं जो हम काउंट करें। और थैंक यू वेरी मच, ये लेक्चर था जो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। मजीद कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो या तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और कमेंट सेक्शन में